हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्लास 12th के डेवलपमेंट वाली बुक जिसे आप कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था वाली बुक, उसका चैप्टर फर्स्ट, आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है और इसका पहला टॉपिक है उद्देश्य। पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है उद्देश्य। आज के इस लेक्चर में हम उद्देश्य को जानेंगे कि इस चैप्टर में उद्देश्य में क्या पढ़ेंगे, मेनली कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो लिखा होता है मेनली उद्देश्य में। ठीक है, तो उद्देश्य स्टार्ट होने से पहले एक कोट्स दे रखा है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस का, तो उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। लास्ट में हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद उस कोट्स को रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हम उसको थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। और चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 2 पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 पॉइंट में समझा रखा है। वैसे तो हम आगे भी देख लेंगे क्या पढ़ने वाले, बस उस 2 पॉइंट को देख लेते हैं। क्या है कि 1947 के समय, आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और हमारी अर्थव्यवस्था को इतना बुरा, इतनी भद्दी दशा, भद्दी मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो आपको सच में लगेगा कि कितना गलत था, कि ये दशा करने के कारण क्या थे। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, बहुत धीमी, बल्कि बढ़ भी बाद में रही थी, पहले तो बढ़ भी नहीं रही थी उतनी अच्छे से। तो ये जो गत्यारोध मतलब होता है गति का रोक देना, गति को रोक देना। तो ये जो गत्यारोध स्थिति थी हमारे अर्थव्यवस्था की, ये किस वजह से थी, क्या कारण थे, ये सारा हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट उद्देश्य से। क्या है उद्देश्य इस चैप्टर का? इस चैप्टर का उद्देश्य है हमें थोड़ा सा एक बेसिक व्यू देना कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है कि भारत का आर्थिक विकास। भारत का आर्थिक विकास, आर्थिक क्रिया हमने पहले पढ़ा हुआ है, इससे पहले की एक वीडियो है अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसमें मैंने आर्थिक क्रिया का जिक्र किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले ये समझिए कि अर्थशास्त्र होता क्या है। चैप्टर पे आने से पहले अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें कि इस सब्जेक्ट में पढ़ा क्या जाता है, क्यों जरूरी है ये सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा हमारा एक डायरेक्शन बन जाएगा, दिशा बन जाएगी कि हम किस दिशा में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया होता है जब हम जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस भी कार्य को करते हैं, जैसे कि हर कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई अपना सेवा देने के लिए सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बनता है, तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए रोजमर्रा के काम के लिए करता है, तो उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो भारत का आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब होता है हर किसी की आर्थिक क्रिया का डेवलपमेंट होना। कोई पहले मोची था, अब वो रोजमर्रा के कामों के लिए धीरे धीरे मोची से ऊपर उठ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोची काम खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा निचले दर्जे का तो काम जरूर है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, उसमें आपको फेमस नहीं मिलता, थोड़ा सा लोगों में रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको नीचे दे रहा हूँ, वरना काम कोई बुरा नहीं है, काम सारे सही हैं। ठीक है, तो भारत का आर्थिक विकास कैसा था? देखो, आर्थिक विकास को समझने के लिए, पहले के आर्थिक विकास को समझने के लिए, या फिर भारत के भविष्य के आर्थिक विकास को समझने के लिए, या फिर भारत का भविष्य समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के अतीत को समझना पड़ेगा। 1947 के टाइम पे हमारा भारत आज़ाद हुआ। अब 1947 को समझने के लिए, या फिर आज़ादी के बाद का समझने के लिए, और या फिर बहुत फ्यूचर का समझने के लिए, दोनों को समझने के लिए हमें पहले अतीत जानना पड़ेगा कि 1947 से पहले हमारा भारत कैसा था। पहले भी कितना पहले? जब तक अंग्रेजों ने शासन किया हम पे। अंग्रेजों के शासन को मैंने एक वर्ड यूज़ कर रखा है, औपनिवेशिक शासन। भारत का वर्तमान जानने के लिए कि हम इस समय क्या हैं, 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, हम इस समय क्या हैं। भारत का भविष्य जानने के लिए कि आने वाले दिनों में हम खुद को कहाँ देखते हैं, किसके टक्कर में हम खुद को देखते हैं, चाइना के टक्कर में, अमेरिका के टक्कर में, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, हम किसके टक्कर में खुद को देखना चाहते हैं। ये सब देखने के लिए सबसे पहले हमें भारत का अतीत जानना पड़ेगा कि भारत का अतीत था क्या, इससे पहले हमने क्या किया है, कितने टाइम में हमने इससे पहले डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट की स्पीड क्या थी, हमने किस किस दशा को देखा है, तो वो जानेंगे सबसे पहले। उसमें भी अतीत में कितना
खासकर 15 अगस्त 1947 जो कि हमारी आज़ादी का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कि लगभग 200 साल पहले का औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का मतलब मैंने देखो यहाँ लिखा है, ब्रिटिश शासन को ही औपनिवेशिक शासन कहते हैं, अंग्रेजी शासन को ही औपनिवेशिक शासन कहते हैं। ये तीनों वर्ड सेम है, ये तीनों वर्ड सेम है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने ब्रिटिश शासन देखा हुआ है, हमने औपनिवेशिक शासन देखा हुआ है, लेकिन ये अंग्रेजी शासन, क्या ये सब एक जैसे हैं? हाँ, एक जैसे हैं। औपनिवेशिक शासन को ब्रिटिश शासन ही कहते हैं। जितने दिन, जितने साल ब्रिटिश ने हम पर राज किया, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, लगभग 200 साल था। लगभग 200 साल का अतीत अगर हम जान लेते हैं भारत का, तो कहीं ना कहीं हम भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य जानने के लायक बन जाते हैं। ठीक है, बिना अतीत को जाने अगर हम भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वर्तमान जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अधूरा ज्ञान होगा, वो एक पूरा ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि औपनिवेशिक शासन या ब्रिटिश शासन या अंग्रेजी शासन, क्या उद्देश्य था इनका? ये आए क्यों थे, या अगर आ ही गए तो ये धीरे धीरे हमारे यहाँ पे क्यों मतलब अपना परचम लहराने लगे? क्या उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था इनका? देखो, उद्देश्य जो था, उद्देश्य बहुत साफ था। इंग्लैंड को विकसित बनाना, जो उनका राज्य था, जहाँ से वो मेनली आए थे, उनकी मातृभूमि, उसको विकसित करना, और विकसित करने के लिए जो भी संसाधन लगेंगे या जो भी चीज़ होगा वो हमसे लेना, हमारी सहायता से अपने देश को विकसित करना, हमारा शोषण करके अपने देश को विकसित करना, उनकी पहली प्रायोरिटी थी, उनका पहला उद्देश्य था। इंग्लैंड को विकसित बनाना और भारत को कच्चे माल के प्रदायक तक सीमित रखना। प्रदायक को निर्यातक भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि भारत को एक सीमित रख दिया कि तेरा यूज हम तभी करेंगे। मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि भारत अगर कोई आदमी होता तो मैं उसको क्या कहता कि तेरा यूज, तेरा काम बस इतना ही है कि तू हमें कच्चा माल देता रहे। तेरे किसान, तेरे देश के किसान हमें कच्चा माल देते रहें, तेरा यूज बस यहीं तक है, तेरी भूमिका हमारे लिए बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसको कहते हैं प्रदायक तक ही सीमित रखना। प्रदायक मतलब प्रदान करने वाला, ठीक है। निर्यातक मतलब निर्यात करने वाला। तो भारत को एक निर्यातक या प्रदायक तक ही सीमित रखा। किसका प्रदायक? कच्चे माल का प्रदायक। और कहीं पे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, बस यही भूमिका रह गई कि हम सिर्फ यही बन के रह गए कि हम कच्चे माल को प्रदान करेंगे। किसको? अंग्रेजों को, इंग्लैंड को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं वो जिसका सबसे पहले जिक्र हुआ है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, एक विक्टर अलेक्जेंडर बुश के कोट से। क्या कहते हैं वो थे कौन? सबसे पहले हम ये जानते हैं वो थे कौन। विक्टर अलेक्जेंडर बुश कौन थे? 1894 के ब्रिटिश भारत के वॉयसरॉय थे वो। वॉयसरॉय कौन होते हैं? वॉयसरॉय, अब देखो ब्रिटिश का तो अपने वहाँ पे भी क्या कहते हैं सरकार चलती थी। ब्रिटिश हम पे भी राज करते थे। ब्रिटिश सिर्फ हम पे राज नहीं करते थे, ब्रिटिश की और कॉलोनियाँ भी थी। और कॉलोनियाँ कहने का मतलब जहाँ पे उनका राज था, तो ब्रिटिश की और कॉलोनियाँ भी थी। तो भारत में जो ब्रिटिश का शासन था ना, उसका जो एक लीडर था, मेन आदमी, पूरे भारत का मेन आदमी, जो ब्रिटिश आदमी था उसका मेन, उसको वॉयसरॉय कहते थे। अभी हम पीएम, प्राइम मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं, कहीं एक जैसा वॉयसरॉय भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि वॉयसरॉय, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश के सबसे प्रमुख आदमी हैं, वॉयसरॉय भी, राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं प्रमुख आदमी में आते हैं। तो इनकी तुलना हम कर सकते हैं उनसे, क्योंकि वो भी सबसे मेन आदमी थे। तो 1894 के जो वॉयसरॉय थे ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत इसलिए क्योंकि हमारा भारत ब्रिटिश के कब्जे में था उस टाइम, तो ब्रिटिश भारत के 1894 के वॉयसरॉय जो थे वो थे विक्टर अलेक्जेंडर बुश। क्या कहते थे? हमारे भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। धुरी कहते हैं किसको? धुरी कहते हैं जिस पे पूरा देश खड़ा हो। लट्टू जो नाचता है ना जिस कील पे, वो कील उसकी धुरी है। पूरा लट्टू उस धुरी पे है। अगर वो धुरी खराब हो जाए या फिर धुरी घिस जाए या कुछ ऐसा हो जाए या टेढ़ा हो जाए धुरी, तो क्या पूरे लट्टू संभाल पाएगा? लट्टू को वो नहीं संभाल पाएगा, लट्टू पूरा गिर जाएगा। तो धुरी का बहुत महत्वपूर्ण मतलब धुरी बहुत महत्वपूर्ण है किसी चीज़ के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भारत हमारे साम्राज्य कहने का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य,
ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण है भारत। ब्रिटिश समाज के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? वो धूरी के समान है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है, हमारे साम्राज्य में से अगर कोई राज्य अलग हो जाता है तो फिर तो हम जीवित रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत में से दिल्ली अलग हो जाता है। मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। दिल्ली अगर अलग हो जाता है तो फिर तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई गुजरात अलग हो जाता है या फिर महाराष्ट्र अलग हो जाता है तो हम जीवित नहीं रह सकते। उसी वे में इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हमारे साम्राज्य से कोई राज्य अलग हो जाता है, कोई दूसरा राज्य, क्योंकि उनकी कॉलोनियाँ एक भारत ही नहीं था, बहुत सारी कॉलोनी बना रखी थी उन्होंने, तो अगर कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। परंतु भारत को अगर हम खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। हम भारत को नहीं खो सकते, किसी और को खो दे तो सही है, भारत को खो देंगे तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा का मतलब है हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जो हम विकास कर रहे हैं जिस गति से, वो सारा विकास ठप पड़ जाएगा। तो यही हमारे उद्देश्य था इस चैप्टर का। आगे की क्लासेस भी आती रहेंगी। ये तो 1.1 था उद्देश्य। ऐसे ही बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स भी और मज़ेदार होने वाले हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए इस चैप्टर का तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो टेलीग्राम पे रिवीजन क्लास होती रहती है। रिवीजन क्लास कैसे? हम वहाँ पे क्विज़ देते रहते हैं। जो भी चैप्टर्स यहाँ अपलोड होते हैं उसका क्विज़ वहाँ पे चलता है। अगर आपने ये चैप्टर देख लिया, आप क्विज़ को अटेंड कीजिए, उसमें सही गलत जैसा भी आएगा तो आपके नॉलेज गेन होंगे, रिवीजन होता रहेगा साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।